बायोकेमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहा हूँ आज मैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के बहुत से मैसेज आपके आ रहे थे कि सर बायोकेमिस्ट्री क्लास चलाइए। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए है और बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर है, दोनों के फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं बी फॉर्म के सिलेबस के हिसाब से तो यूनिट 3 तक हमने खत्म कर लिया है। यूनिट 4 में जो है बेसिकली वो क्लोरीन pyridine मेटाबॉलिज्म है, अमीनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो वो थोड़ा सा उसमें ढेर सारे आपको रिएक्शंस याद करने हैं, तो उसके मैं नोट्स अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 में बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो एंजाइम है। इससे क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, और डी फार्मा में क्वेश्चन एंजाइम से आते हैं फिक्स है, और इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो टॉपिक भी सरल है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम का हम डेफिनेशन करें तो एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट। व्हाट आर द बायोकैटालिस्ट? आप इसको समझिए, कैटालिस्ट क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं। आपको पता है, अगर आपको कैटालिस्ट समझना पड़ेगा तो आपको केमिकल रिएक्शन समझना होगा। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले तो आप ये समझो केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई भी आपका रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है और वो बन रहा है प्रोडक्ट। इसका अपने जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस रेट को बोलते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है। यानी ये कह देगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जल्दी बदल जाएगा, और अगर घटा देगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में धीरे धीरे बदलेगा। इसको कुछ आप इस तरह से समझिए कि रिएक्टेंट मान लीजिए प्रोडक्ट पूरा होने में 1 घंटे का नॉर्मल समय लेता है बिना किसी कैटलिस्ट के। आपने कैटलिस्ट लगाया, अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो आधे घंटे में रिएक्शन पूरी हो जाए। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैटलिस्ट नेगेटिव है तो हो सकता है 1 घंटे का 2 घंटा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? यानी कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो खुद इस्तेमाल तो नहीं होता, इसका खुद क्षरण नहीं होता है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते और बढ़ाते हैं, जिससे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन का रेट बदल जाता है। जैसे आपके जीवन में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है, मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा रोल है। जितने भी टीचर ने मुझे पढ़ाया है, चाहे वो मुझे 1 दिन के लिए भी क्यों ना पढ़ाया हो, भले आज वो क्लास 4 या 5 में पढ़ा रहे हो और मैं आज उनसे अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए उनके मन में रिस्पेक्ट आज भी है। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं उनके पैर छूता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो टीचर्स जो होते हैं वो हमारे जीवन में कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो खुद इस्तेमाल तो नहीं होते हैं, वो खुद खर्च तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। मैं बचपन में अन्नू था, आज मैं अनुराग हूँ, तो इसके पीछे का जो कन्वर्जन है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन में जो कैटलिस्ट थे वो मेरे टीचर्स थे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब टीचर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके पास जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से समझाएं, इस तरह से मोटिवेट करे कि बच्चों का मन लगने लगे। मैंने पहले भी कहा कि टीचर होना नॉलेज का खेल नहीं। मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन टीचर एक खेल है, आर्ट है कि किसे पढ़ाना है। टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चों को नॉलेज दे, इकट्ठा करके दे। अबे यार, नॉलेज तो बुक में है, गूगल में है, सब कुछ है। टीचर का काम है वो इस तरह से चीजों को बताए, इस तरह से पढ़ाए कि बच्चों का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आए। और एक सीधी सी बात समझ लीजिए, आपसे अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 5-6 जो भी होंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, आप जिस सब्जेक्ट का नाम लेंगे इसका मतलब उस सब्जेक्ट का टीचर आपका अच्छा नहीं है। और आपसे अगर कोई पूछे आपका सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप जिस सब्जेक्ट का नाम लेंगे ये सबसे आसान है, इसका मतलब उसका टीचर अच्छा मिला है आपको। फर्क पड़ता है सिर्फ टीचर का। सब्जेक्ट कोई भी कठिन नहीं होता, सब आसान होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, यानी आपका कैटलिस्ट कौन है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिल गया तो आपको आसान कर देगा। जो 5 यूनिट का सिलेबस आप पढ़ते थे 6 महीना, वो 2 महीने में खत्म कर देंगे। और अगर कैटलिस्ट निगेटिव मिल गया, जिसको खुद ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो खुद ही पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं कैसे पढ़ाना है, तो आपका जो पहले से आता था इंटर वाला ना, वो भूल जाओगे और पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। यानी पॉजिटिव दोनों ही केस में क्या हो रहा है, आपका जीवन में जो स्तर है वो बदल रहा है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल, अब तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन लीजिए, पहले समझो डेफिनेशन कैटलिस्ट की। Catalysts are those chemical agents which are used in chemical reaction and they change the rate of reaction without consuming itself, बिना खुद खर्च हुए। Either they increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction, and in both case the time of reaction will be changed। जो टाइम हो रहा है वो घट जाएगा। अब इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। What is the biochemical reaction?
आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एचएमपी पाथवे, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, पिरिमिडिन मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, हजारों साइकिल हमारे बॉडी में हमेशा चलती रहती है। वो सब साइकिल्स क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? बायोकेमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है उसे कहते हैं बायोकैटलिस्ट। जैसे केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है उसे बोलते हैं कैटलिस्ट, और बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसके जो कैटलिस्ट हो उसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। और हमारा एंजाइम क्या है? दे आर द बायोकैटलिस्ट, यानी सेम वही काम करता है जो कैटलिस्ट करता है इनसाइड आवर बॉडी। यानी ये एंजाइम क्या होगा? यूटिलाइज नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, गुरुजी खर्च नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, आपके जीवन को बदल देते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे किस्से हैं मेरे गुरुजी का। मैं छोटा सा किस्सा शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, समय तो खराब नहीं करते। मैं क्लास 2 में था, करीब मेरी एज 6 साल थी आसपास, और वो मेरे मोहल्ले में मेरे जो गुरुजी थे उनका नाम था लाल बहादुर कुशवाहा। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बोलता हूँ, अभी भी पढ़ाते हैं, स्कूल चलता है उनका। तो वो एक बार मेरे मोहल्ले में किराए पे रहते थे। तो एक होता है ना, छोटे बच्चों की जिज्ञासा होती है, तो कोई इंसान बीड़ी पी के रहा था, और जो बीड़ी की आखिरी कस होती है ना, धुआं जलता रहता है, वो पी के फेंक दिया। मैंने उसको देखा तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया, मैं गया उसको उठा के उसको पीने लगा। क्लास 2 या 3 में था, हाँ। तो मेरे मोहल्ले में एक लड़का था संदीप, मैं उसको थैंक यू बोलूँगा, उसने मेरी शिकायत की। उसने जाके मेरे सर से बता दिया, हम लोग उनको बड़े सर जी कहते थे। बड़े सर जी बुलाया, अनुराग यहाँ आओ, कान पकड़ो, सड़क पे मेरे घर वालों के सामने सड़क पे मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, ये करो, आज के बाद नहीं छूओगे। नहीं छूऊंगा, और तब से लेकर अब तक मैंने वाकई में नहीं छुआ है इन चीज़ों को। ठीक है, तो बड़ा रोल है टीचर्स का। तो बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे जीवन बदलने वाले। मैं कभी आपको किस्सा सुनाऊंगा धीरे धीरे अपने जीवन का। अब बातें करने का समय भी आ गया, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो मैं आपसे बातें भी कर सकता हूँ, कैसे मैं पढ़ा, क्या जीवन में कैसे देखा, कैसे फेस किया। तो धीरे धीरे टॉपिक में हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बातें करूंगा आपसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब हमारा वो जो एंजाइम डेफिनेशन क्या है कि एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट which are involved into biochemical reactions in human या animal body। ठीक है, प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं कि एंजाइम्स, ठीक है, they do not involve itself but they increase or decrease the rate of reaction। ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल सा एंजाइम की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अगर हम आपसे पूछने नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की, क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला गुण होता है यूज इन स्मॉल अमाउंट। जो आपके कैटलिस्ट होते हैं फ्रेंड, ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, यानी इसको जरूरत नहीं जितना आपने रिएक्टेंट है, 1 किलो रिएक्टेंट है तो 200 ग्राम ये भी रहेगा, नहीं, बहुत कम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, यानी कि बहुत कम मात्रा में कैटलिस्ट का उपयोग होता है। जैसे आपके जीवन में टीचर्स होते हैं, आपके 24 घंटे के जीवन में वो कितने घंटे आपको पढ़ाते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, या आप इस तरह समझिए कि आपका जीवन 60 वर्षों का है एवरेज। उस 60 वर्षों के जीवन में प्रारंभिक शिक्षण काल में जो 12 से 15 साल का शिक्षण काल होता है, उसी में टीचर रहता है, और उसका असर आपके पूरे जीवन तक रहता है। यानी ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा, डू नॉट कंज्यूम इटसेल्फ, डू नॉट कंज्यूम, यानी कि जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वो कैटलिस्ट अपने आप अलग हो जाएगा। आपके गुरुवर जब आप कक्षा 5 तक पढ़े तो वो गुरु छोड़ के चले गए, आपको 6 से 8 नए गुरु मिले, फिर 8 से 9 से 12 आपको नए गुरु मिले, पुराने गुरु छोड़ के चले गए, फिर 12 के बाद आप बीफॉर्म कर रहे हैं तो बीफॉर्म में आपको नए गुरु मिले, आपको पुराने छोड़ के चले गए। तो क्या वो पुराने छोड़ के घर बैठ गए? नहीं, वो अब नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से ये कंज्यूम नहीं होते हैं, और रिएक्शन एक बार जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो वो क्या करते हैं, नए रिएक्टेंट को पकड़ते हैं, यानी वो नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज भी। तो क्या हो, आज भी वो किसी का जीवन बदल रहे हैं। तो वो कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये डू नॉट कंज्यूम, ये केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बट दे डू नॉट कंज्यूम। ठीक है, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दे रिमेन एट सच, जैसे थे वैसे रह जाते हैं, एंड कंबाइन विद अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म द केमिकल रिएक्शन। दूसरे के साथ मिलकर ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं फ्रेंड, तीसरी बात करते हैं ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको पता है कि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, तो अमीनो एसिड एंजाइम भी खराब हो जाएगा,
यानी हाई टेम्परेचर करने पर जो हमारे एंजाइम हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके गुरु प्रेम चाहते हैं आपसे। अगर आप अपने गुरु से डिसरिस्पेक्ट से बात करेंगे, बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं मुझे, थोड़ा सा हो सकता है किसी का मूड खराब होता है तो गंदे कमेंट भी करते हैं, मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि गुरु का काम है वो सब एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ अच्छा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें समाज की गंदगी को भी तो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर आप उनसे बहुत मिसबिहेव करें या ज़्यादा उनसे सही से बात ना करें तो गुरु आपसे रुष्ट होकर जा सकते हैं, वो आपको छोड़ देंगे, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाए, ताव बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं। इसका चौथी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम हमारे खराब हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और पांचवा जो एंजाइम होता है वो पीएच डिपेंडेंट होता है, पीएच डिपेंडेंट होता है। पीएच को अगर हम अल्टर कर दें, जैसे मानो कोई एंजाइम 4.5 पीएच पे काम कर रहा है, अब पीएच आपने बढ़ा के 12 कर दिया, अब वो एंजाइम काम नहीं करेगा। कोई पीएच 2 पीएच पे काम करता है, वो काम नहीं करेगा। इसको इस तरह समझिए कि हर गुरु का अपना एक लेवल है। एक गुरु आपको क्लास 5 तक पढ़ाएगा, एक गुरु आपको हाई स्कूल तक पढ़ाएगा, एक गुरु आपको ग्रेजुएशन पढ़ाएगा, एक गुरु आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाएगा। अब आप सोचोगे 5 वाले गुरु को लाके कहोगे लो हमको बी.फार्मा पढ़ाओ, या बी.फार्मा वाले गुरु बुलाओ कि जो हमको अच्छा 5 वाले में पढ़ाओ। तो सबका अपना एक लेवल है कि वो कौन कहाँ पढ़ाएगा। उसी तरह से हर एंजाइम का अपना काम है किस पीएच पे काम करेगा। पीएच वेरी करते जाओगे, पीएच बदलते जाओगे, ये अपना काम करना बंद कर देंगे। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नेम ऑफ एंजाइम। हम कैसे किसी भी एंजाइम का नाम लिखते हैं, ठीक है, या नेमिंग मेथड ऑफ एंजाइम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस भी एंजाइम में 2 चीजें होती है, एक होती है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या है, रिएक्टेंट, यानी जिसके साथ एंजाइम बाइंड कर रहा है, और एंजाइम जब इसके साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट। अभी मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे। तो जो सबस्ट्रेट है उसी के नाम के अंतिम में अगर आप एज लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ASE, एज, अगर आप जो सबस्ट्रेट है उसी के एंजाइम नाम के अंत में एज लगा देंगे तो बन जाएगा एंजाइम का नाम। यानी आपको एंजाइम का नाम कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एज लगाना है और एंजाइम। जैसे कि आप समझिए माल्टोज, अब माल्टोज में जो एंजाइम काम करेगा उसमें क्या हो जाएगा, माल्टेज। क्या हो जाएगा, माल्टेज। अगर लिपिड है और लिपिड के एंजाइम कौन होगा, लाइपेज। लास्ट के 3 वर्ड हटा के लगाना क्या है, लाइपेज। वैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, डेक्सट्रोज के लिए डेक्सट्रेज, ठीक है। आप उसकी तरह हम और बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एंजाइम को लास्ट में एज लगाना। जैसे हमको कराना है डिहाइड्रेशन कराना है तो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आइसोमेराइजेशन कराना है तो आइसोमेरेज, ठीक है ना। हमको रिडक्शन करना है तो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेज, समझ आ गया। ट्रांसफर करना है ग्रुप का तो ट्रांसफरेज। यानी सबके लास्ट में एज लगा करके हम एंजाइम का नाम कर सकते हैं। जैसे कि मैं, आपका नाम पंकज है, मैं आपको बदल रहा हूं तो आप, मेरा नाम, एंजाइम का नाम पंकजेज है ना। सचिन तेंदुलकर है तो सचिनेज, कोहली है तो कोहलिएज, है ना। मोदी जी हैं तो मोदीएज करके कुछ भी लगा के हम लास्ट में एज लगा करके एंजाइम का नाम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसका एक ट्रिक है कि कैसे हम याद करेंगे। हमारे कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेटेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, आइसोमरेज, लाइगेज, लाइजेज, ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। तो इसका जो ट्रिक है कैसे याद करना है, तो इस वीडियो के जस्ट बाद वो वीडियो आपको मिलेगी, अपलोड मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसका सेकंड पार्ट मिलेगा जिसमें उसका क्लासिफिकेशन का ट्रिक है, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसमें तो एग्जाम में कई बार आता है लॉक एंड की थ्योरी, है ना, उस थ्योरी पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। भी क्लियर था, धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, बाय।